Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. So, class 10th Geography. आज अपन चैप्टर नंबर सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, जिसमें होल ऑफ द चैप्टर जो है वो स्टार्ट टू एंड इसमें कवर होगा. ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा. आज की क्लास में चैप्टर नंबर सेकंड से रिलेटेड जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स आपके रहे तो आज की क्लास लेने के बाद में बेटा सारे के सारे डाउट्स आपके फिनिश हो जाने वाले हैं. क्योंकि आज के नोट्स को जिस तरीके से डिटेल नोट्स होंगे जिसमें हर एक पॉइंट ऑफ द चैप्टर को अपन ने कवर किया है. ठीक है जी, तो इसको अपने नोट डाउन जरूर कीजिएगा बेटा जी और स्टार्ट टू एंड इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी हैव नाउ बायोडाइवर्सिटी. भाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, जब हम बात करें कि कई तरीके के हमारे जो हैं लोग, इवन हम कहें रिसोर्सेज की बात करें या फिर हम बात करें एनिमल्स की बात करें या फिर प्लांट्स एंड स्पीशीज की बात करें, तो कई तरीके की प्लांट्स एंड स्पीशीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल होती है. राइट, तो वहां पर भी बता रहे भाई बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली डाइवर्स ऑन अर्थ. हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा बायोडाइवर्सिटी कैसी है? एक्सट्रीमली डाइवर्स. डाइवर्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है अर्थ पर. ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. इट्स अ सिस्टम ऑफ क्लोजली निट नेटवर्क दैट सस्टेन द इकोसिस्टम. अच्छा, ये कुछ इस तरीके से एक नेटवर्क बना हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, इसमें से अगर कोई भी एक पॉइंट को हम जो थोड़ा भी हिला देते हैं या फिर उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं तो पूरा हमारा इकोसिस्टम क्या होगा? वो डिस्टर्ब होगा बेटा. राइट, सो इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी thriving on its land. 10% of recorded flora and fauna and 20% of the mammals are on the threatened list. देखिए, इंडिया के पास में अगर अपन बात करें तो खूब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. कई सारे तरीके के प्लांट्स है, कई सारे तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे. लेकिन यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है बेटा जी, कहते हैं कि टोटल जो भी है उसमें से 10% रिकॉर्डेड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स, ये कैसे ये थ्रेटेंड लिस्ट में आते हैं. नाउ व्हाट इज थ्रेटेंड लिस्ट? भाई are on the species which are on the verge of getting extinct. कि भाई आज भी अगर उसको बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के इन्हीं अगर एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ हम देखें तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. राइट, एज द लिस्ट जनरेटेड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. बेटा इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा क्योंकि फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर आएगी. ठीक है, फुल फॉर्म 100% आने वाली है तो इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा. IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली वर्क करती है जितने प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज है उनको कंजर्व करने के लिए. राइट, तो उन्होंने स्पीशीज को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया. जैसे सबसे पहले जो स्पीशीज आती है दैट्स द नॉर्मल स्पीशीज. नाउ व्हाट इज नॉर्मल स्पीशीज? देखते हैं बेटा. They have population levels normal for survival. Example pine, rodents, etc. भाई मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है ये वो प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फोना है जिनकी पॉपुलेशन काफी इनफ है और ऐसी ही अगर मेंटेन रही तो भविष्य में इनको सर्वाइवल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. राइट, सो दीज आर दी नॉर्मल स्पीशीज. नाउ व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि अभी अभी हमने बात करी थी. सो दे आर इन डेंजर of extinction and would eventually decline if the present conditions continue. जैसे कि क्रोकोडाइल. अब भाई क्रोकोडाइल भी कई तरीके के होते हैं. राइट, कौन कौन से होते हैं? एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हमने पढ़ा था. ठीक है, और एक सॉल्ट वाटर. राइट, ऐसे ही घड़ियाल, ये भी एक क्रोकोडाइल की ही काइंड है. तो क्रोकोडाइल भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि इसको भी सुटेबल कंडीशंस जो है वो नहीं मिल रही है फॉर द सर्वाइवल. Then here we have rhino, that one horned rhinoceros we know. ठीक है, उसको भी बेटा शिकार किया जाता है, पोचिंग की जाती है, हंटिंग की जाती है फॉर इट्स हॉर्न. राइट, सो ऐसे कुछ स्पीशीज हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है. वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब कि आज भी अगर उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं किया तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएगी. जैसे डायनासोर थे. ठीक है, कहते हैं कि भाई अर्थ पर बहुत पहले डायनासोर हुआ करते थे. राइट, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज की डेट में. ऐसे कई सारे और भी एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. राइट, so they are the endangered species. Now here we have the vulnerable species. What are these species? Are vulnerable to fall
इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी इफ इन नियर फ्यूचर, यानी एशियाटिक एलिफेंट, डॉल्फिन, ब्लू शीप एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे जानवर हैं बेटा जी जिनके लिए अगर आज भी प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए हमने काम नहीं किया, तो ये वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में आने वाली है। यानी सबसे पहले नॉर्मल, नॉर्मल के बाद कौन सी आई? वल्नरेबल, वल्नरेबल के बाद कौन सी आई? एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट? Here we have rare species. Now what are rare species? Let's see. They have a small population which can move to endangered or vulnerable category in near future if the present conditions for their survival sustain itself. Example Asiatic buffalo and hornbill. तो ये कुछ ऐसे बेटा जी स्पीशीज है जिसके बारे में आपको बताया गया है। इनकी पॉपुलेशन काफी स्मॉल है, ठीक है, काफी स्मॉल है, और यस डेफिनेटली इनकी पॉपुलेशन या तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में आ सकती है भविष्य में, अगर इसी तरीके की प्रेजेंट कंडीशंस सर्वाइवल की रही तो। अब ऐसे कौन से जानवर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? तो सबसे पहला तो हो गया बेटा जी एशियाटिक बफेलो, एंड सेकंड वन इज द हॉर्नबिल। नाउ फिफ्थ पार्ट दैट इज द एंडेमिक स्पीशीज। नाउ व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? अच्छा, यहां पर बात की गई है हॉर्नबिल की। आइए देखते हैं कि हॉर्नबिल एक्चुअली में होता क्या है, राइट? सो एज वी सी कि हॉर्नबिल होता क्या है बच्चों। हॉर्नबिल बेटा जी कुछ इस तरीके का एक बर्ड होता है, ठीक है। दिस विल बी काउंटेड इन एज द रेयर स्पीशीज, ठीक है, काफी रेयर स्पीशीज ये है। Here we have the endemic species. Now what are endemic species? These species are only found in limited geographical area. मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज है ये जो कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया तक ही सीमित है, उसके बाहर वो नहीं मिलती, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अंडमान टील, देन वी हैव द निकोबार पिजन, देन वी हैव अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ ऐसे जानवर हैं बच्चों, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर एरिया में नहीं आपको देखने को मिलेंगे। हियर वी हैव द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नाउ दीज स्पीशीज आर नॉट फाउंड इन द एरियाज दे वर लाइकली टू बी फाउंड, यानी कुछ ऐसे जानवर जो पहले किसी एरिया में मिलते थे लेकिन अब नहीं मिलते, नॉट फाउंड द एरियाज दे वर लाइकली टू बी फाउंड, जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हैंड डक। ये कुछ ऐसे जानवर थे बेटा जो कि लिए जाते हैं किसमें? एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ओके। हियर वी हैव कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई क्या कारण है आखिरकार, क्यों हमारा एनवायरमेंट जो है वो इतना ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, उससे रिलेटेड अब आपसे बात की जाएगी, ठीक है जी। कितने तरीके के स्पीशीज हैं, कौन कौन से पार्ट में आते हैं, कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Between 1951 and 1980, according to Forest Survey of India, over 26,200 kilometers of forest area was converted into agricultural land all over the India, and substantial parts of the tribal belt, especially in the northeastern and central India, were deforested to practice shifting cultivation, that is ZUM, a type of slash and burn agriculture. तो हुआ क्या जी, पहले काफी बड़ा फॉरेस्ट कवर इंडिया के पास में हुआ करता था। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारी नीड्स बढ़ती गई, जैसे जैसे नीड्स बढ़ी, हमने एग्रीकल्चर के लिए जितना भी फॉरेस्ट लैंड था उसको क्लियर करना स्टार्ट किया। ऐसा कई सारा लैंड जो है वो क्लियर किया गया ऑल ओवर द इंडिया में। तो जैसे एग्जांपल बताता है आपको कि ऐसा एक फॉरेस्ट सर्वे किया था बेटा, जिसमें हमें पता लगा कि 26,200 किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। और ये सब कितने सालों में हुआ? अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स में। कितने हजार किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम, एक आध किलोमीटर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कितने? 26,200 किलोमीटर जो पहले फॉरेस्ट एरिया था। सपोज करके देखो, सोच करके देखो थोड़ा सा, एक हरा भरा बढ़िया जंगल है सब, लेकिन लोगों की नीड्स बढ़ने के चक्कर में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। सो दैट कैन बी अ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। Around 5,000 square kilometer of forest land have been cleared to Progress River Valley project। अभी बात यही खत्म नहीं होती बेटा जी। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, की आज की डेट में आप जो देखते हो कि एनवायरमेंट हमारा काफी डिग्रेड हो चुका है, क्या ये एक दो दिन में हो गया? नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम आज से भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, आज से भी हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, तब भी जाकर कई 100 साल लग सकते हैं
एनवायरमेंट को वापस से स्टेबलाइज करने में। और यहां पर आपको कुछ एनवायरमेंट को कैसे डिग्रेड हुआ उसके बारे में बताया गया। सो सेकंड पॉइंट कहता है भैया 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड टू प्रोग्रेस ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट सिंस 1951। फॉर एग्जांपल अबाउट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। मतलब सपोज करके देखिए कि जिन डैम्स जिन रिवर वैली प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट होना चाहिए, एक तरफ बेनिफिट तो है लेकिन पैराडॉक्सिकल वही चीज हमें क्या दे रही है, नुकसान भी कर रही है। भाई फॉरेस्ट एरिया को काट करके खत्म करके आप उस पर क्या बना रहे हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो फाइनली जहां हमें ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ऑलरेडी सस्टेन करते थे अब वो नहीं रहेंगे और उसकी जगह क्या आ जाएंगे, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। और धीरे धीरे करके अगर ऐसे ही रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती रही तो ये सब क्या करेंगे, एनवायरमेंट को और डिग्रेड करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा भैया कि इट इज डिक्लेयर्ड कि ऑफ एवरी कंट्रीज 1/3 पार्ट of the land mass that should be protected under the forest cover, but India is also striving from the lack of the required percentage of the forest part। ठीक है, it is around 20 to 23%, required है 33%, लेकिन हम वहां पर भी शॉर्टफॉल है और उस शॉर्टफॉल में भी हम और ज्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड थिंग इज द माइनिंग ऑल्सो कॉजेज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। जैसे ही पता लगता है कि कहीं किसी जगह पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है तुरंत हम लोग माइनिंग स्टार्ट कर देते बिना ये सोचे समझे कि वहां के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। राइट, फॉरेस्ट का एक रूल होता है जैसे कि हम सभी जानते होंगे। ठीक है, कि भाई अगर सपोज कीजिए आप कोई फॉरेस्ट में जाते हैं या हम में से कोई भी फॉरेस्ट में जाता है और वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो भी इस रूल को फॉलो करते हैं कि जो भी नेचुरल एक्टिविटी हो रही है, सपोज कीजिए कोई पेड़ कट के गिर गया सब, तो वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो नेचर अपने आप उसको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, कोई अगर आप एनिमल देख रहे हो दूसरे को हंट कर रहा है, किसी का शिकार कर रहा है, ठीक है, किसी को प्रे कर रहा है, तो इन दैट सेंस ऑल्सो वहां पर उसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता क्योंकि नेचर को डिस्टर्ब करना गलत होता है। लेकिन हम इन सब एक्टिविटीज के चलते क्या कर रहे हैं, उसी नेचर को हार्म कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। राइट, तो माइनिंग दैट इज द थर्ड पॉइंट। भाई जैसे ही पता लगा कि कहीं पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तुरंत हमने क्या स्टार्ट कर दिया, माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। रिसोर्सेज को कैसे भी करके हम ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बस इस पर हमारा ध्यान है। राइट, थर्ड, द बक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। और आज की डेट में प्रेजेंट आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है बेटा जी, ये बक्सर टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बक्सर टाइगर रिजर्व, ये जो टाइगर रिजर्व है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से एरिया में सिचुएटेड है। तो जैसा कि बक्सर टाइगर रिजर्व की अपन बात करें जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है बेटा जी, इट्स थ्रेटन्ड बाय ऑन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग। यहां पर आज की डेट में भी डोलोमाइट की माइनिंग चल रही है जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है। नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, pollution, hunting, forest fire, etc. that contribute to the decline in the vast biodiversity India harbors। ठीक है जी, तो भाई कहते हैं कि जितने भी हम बात करें, चाहे हंटिंग पोचिंग की बात करें, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, फॉरेस्ट फायर की बात करें, ये सब भी तो वही चीजें हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे करके क्या कर रही है, खत्म करते जा रही है। राइट, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर के बारे में आप सभी जानते हैं। ऐसा अप्रोक्सीमेट ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है बेटा जी कि कई सारी स्पीशीज हो सकता है कि उसमें जल करके खत्म हो गई हो। राइट, क्योंकि एक बड़ा फॉरेस्ट फायर था। फॉरेस्ट फायर एक ऐसी चीज जिस पर हमारा कंट्रोल है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो है जिन पर हमारा कंट्रोल है। सपोज माइनिंग एक्टिविटीज है, आप चाहो तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, लेकिन उसकी वजह से अगर आप नेचर को हार्म पहुंचा रहे तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। राइट, नाउ हियर वी हैव द ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज द प्राइम कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ओवर पॉपुलेशन, कि जितना लैंड मॉस, जितना एरिया हमारे पास है उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है। अब होगा क्या फाइनली कि जितना भी लैंड मॉस था, जो प्लेन्स थे, वो तो हमने कवर कर लिए फॉर द पर्पज ऑफ अपार्टमेंट्स एंड ऑल, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेशन, फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट। लेकिन अब हमें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमें और ज्यादा लैंड की आवश्यकता है। फॉर दैट सेंस व्हाट विल डू, विल क्लियर ऑल द फॉरेस्ट एंड पुट दैट पार्ट
फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, राइट, और अनदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हमारा जो भी फॉरेस्ट कवर था बेटा वो धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भाई प्रॉब्लम्स 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 एवरीवेयर, लेकिन क्या हम इसके सॉल्यूशंस के लिए कुछ कर सकते हैं, क्या ऐसे कुछ स्टेप्स एज इंडिविजुअल्स हम उठा सकते हैं? तो आइए उन्हीं स्टेप्स के बारे में कुछ कुछ बात करेंगे। सो हियर वी हैव कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन यानी बचाना। सो कंजर्वेशन इज वाइटल सिंस इट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम, which in turn help to preserve the genetic diversity that ecosystem has। भाई जरूरी क्यों है? एक तो देखिए डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर हमने आज भी स्टेप्स नहीं उठाए तो धीरे धीरे करके बायोडाइवर्सिटीज हमारी क्या होती जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सपोज करके देखिए कि भाई केवल एक ही तरीके के जानवर हो, ठीक है, केवल एक ही तरीके का प्लांट्स हो, केवल एक ही तरीके के, सबकी शक्लें एक जैसी हो, ठीक है, ऑल पीपल आर हैविंग द सेम फेसेस, कैसा लगेगा ये देश हमारा, कैसा लगेगा ये वर्ल्ड हमारा, कितना मोनोटोनस सा ही हो जाएगा, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एवरी पर्सन एज वेल एज हम बात करें किसी भी छोटे से छोटे जानवर की बात करें या प्लांट की बात करें, उसका कहीं ना कोई रोल प्ले जरूर होता है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से भी एमसीक्यू आपका आता है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1972 में, राइट। Which made various provisions for protecting habits। इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिसमें हम हैबिटेट को हमारे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, ठीक है, the Kashmir stag और hangul, 3 types of crocodile, fresh water, salt water and घड़ियाल, that we have already discussed, some or the animals। तो भैया हमारे जो गवर्नमेंट है दैट हैज आल्सो इंप्लीमेंटेड सम ऑफ द पॉलिसीज, सम ऑफ द रूल्स, सम ऑफ द एक्ट्स, जिससे कई एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके रखने में काफी मदद मिलती है, राइट। और वो कौन सी प्रोटेक्टेड लिस्ट में आती है बेटा, कौन कौन से ऐसे स्पीशीज हैं? तो उसमें आते हैं बेटा टाइगर, वन हॉर्न राइनोसेरस दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नाउ कश्मीर स्टैग, हंगुल जिसको कहा जाता है, 3 तरीके के क्रोकोडाइल, कौन कौन से? फ्रेश वाटर, देन सॉल्ट वाटर एंड थर्ड वन इज द घड़ियाल, ठीक है, alligators we also say that, some of the animals। So government has also provided partial or full legal protection to animals such as Indian elephant, black bug, snow leopard, etc. to protect them from extinction। भाई कई ऐसे जानवर हैं जिनको जबरदस्ती जो है अपने फायदे के लिए हम लोग हंटिंग या पोचिंग भी करते हैं। अब इसमें से कई सारे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन एलिफेंट, इसके जो आइवरी है, टीथ जो होते हैं, इसके लिए इसको हंट किया जाता है। ब्लैक बग के बारे में तो हम सभी जानते हैं, राइट। स्नो लेपर्ड है, ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स है बेटा जिसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, अर्जेंट नीड हो चुकी है, क्योंकि आज भी अगर इनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया तो बहुत जल्द ये सब क्या होने वाले हैं, यहाँ से जो हमारे आसपास हमें बहुत इजीली अभी भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलेशन इतनी डाउन हो रही है कि आज भी अगर प्रोटेक्ट नहीं किया बेटा तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सब जानवर आप केवल अपनी किताबों में देखोगे या फिर इंटरनेट पे सर्च करने देंगे, राइट। सो इन सबको प्रोटेक्ट करना ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। हियर वी हैव आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज द प्रोजेक्ट टाइगर। सो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, लेट्स जस्ट रिवाइज इट फास्ट, क्विक रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी दैट इंडिया इज हैविंग, ठीक है, किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलती है ना। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द लिस्ट, जो कि हम देखते हैं भाई जो इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचर रिसोर्सेज जो है, जिसने एक लिस्ट जारी करी थी, इसमें नॉर्मल स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज एंड ये जितने भी स्पीशीज हैं इन सब के बारे में हमने जाना, राइट। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि किस किस तरीके से एनवायरमेंट जो है बेटा वो हमारा डिग्रेड हो रहा है, राइट। ये सब चीजें आज की डेट में हमने पढ़ी। साथ ही साथ हमने और भी चीजें काफी इंटरेस्टिंगली पढ़ी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि भाई किस तरीके से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया को कंजर्व करके रखना चाहिए, राइट। सो इन टुमारोज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस,
विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कैसे आया, ठीक है, क्या था प्रोजेक्ट टाइगर। देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट, किस किस तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कैसे जो है वो कम्युनिटी का क्या रोल रहा फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखने के लिए, राइट। होप आपने अच्छे से इन सब नोट्स को नोट डाउन किया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे बेटा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू सो मच।